हेलो, वेलकम और वेलकम बैक एवरीवन। जितने भी लोग हमारे साथ सीईटी पीजी 2026 के साइकोलॉजी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और उसकी प्रॉपर तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन लोगों का जो है मोस्ट वेलकम यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि ये सेकंड लेक्चर है, हमारा सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। और जो लोग भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लोग 30 से 35 दिनों के अंदर अपने पूरे सीयूईटी पीजी सिलेबस साइकोलॉजी सिलेबस का इन डेप्थ रिवीजन करेंगे। उसके साथ 5000 प्लस एमसीक्यूज की रिगरस प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम लोग हर एक पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि हम लोग अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकें। तो ऑन दैट जर्नी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने व्हाट इज साइकोलॉजी, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और उसके साथ साइंस ऑफ साइकोलॉजी की चर्चा कर ली है। हम लोग का कॉन्सेप्चुअल बेडरॉक तैयार हो चुका है। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट और ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ का इस लेक्चर का जो है मेजर टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का टॉपिक हम लोग 4 फेजेज में कंप्लीट करने वाले हैं, 4 लेक्चर्स में, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है एंड वी आर गोइंग अहेड विथ आवर सेकंड पार्ट। चलिए, तो पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी साइकोलॉजी में कि बहुत बार साइकोलॉजी को कॉमन सेंस या फिर जो है माइंड रीडिंग समझा जाता है। खैर वो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर की स्टडी है साइकोलॉजी। अलग अलग चीज़ों की बात हुई थी यहाँ पे। साइको न्यूमरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली विजुअलाइज करना, कि अपनी आर्टरीज अनब्लॉक करना, विजुअलाइज करना कितना बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आया था किसी एक पेशेंट के जो है फिजिकल सिचुएशंस पे। एंड देन हम लोगों ने चर्चा की थी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की भी। खैर इन सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का हम लोग जो है डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे, डिवीजन में करेंगे अपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक में, ठीक है। जो अगला नेक्स्ट आई थिंक सेकेंड या थर्ड टॉपिक होने वाला है। वी आर गोइंग अहेड विथ आवर ह्यूमनिज्म। वी ऑलरेडी हैव डिस्कवर्ड कि ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी जो है वो थर्ड वर्ल्ड और थर्ड सॉरी क्या हाँ, थर्ड पावर या फ्री विल वाला जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला टॉपिक था वो। और उसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी हमने पढ़ा है। जो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी को भी हमने स्टडी की थी पिछले लेक्चर में, जहाँ पे एन एन सेन गुप्ता की बात हुई थी, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का पहला लैब जो है भारत में स्टार्ट किया था। भारत में साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी बात हुई थी। उसके बाद नेचर, साइकोलॉजी का नेचर जो है हमने बात की थी कि ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल साइंस और एज वेल एज अ सोशल साइंस, उसकी बात हुई थी। साइकोलॉजी अलग अलग जगहों पे यूज किया जा रहा है, इसकी बात हुई थी। अलग अलग फील्ड्स जो आज साइकोलॉजी जो है इम्पैक्ट कर रहा है, साइकोलॉजी से हमारे पर्सनल, सोशल और सेल्फ ग्रोथ कैसे हो सकता है, कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसकी भी बात हुई थी। एंड आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो है हमारा ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। इस हाईएस्ट एडवेंचर पे, ह्यूमन माइंड को समझने के हाईएस्ट एडवेंचर पे हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, साइकोलॉजी इज एविडेंस नॉट मैजिक। मतलब इसका ये हुआ कि साइकोलॉजी ऐसा कोई मैजिक नहीं है, माइंड रीडिंग नहीं है। हम लोग को ऐसा मिथ, बहुत सारे लोगों का ऐसा मिथ है कि ऑफ कोर्स साइकोलॉजी जो है उन लोगों को लग रहा होता है कि वो कॉमन सेंस है या फिर फेस रीडिंग है या फिर पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली अ मिथ, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली अ मिथ। सूडो साइकोलॉजी में ऐसा बोला जाता है, ये सारा फेक साइंस है। ये कुछ जो है साइकोलॉजी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फेस रीडिंग और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ों से। रियलिटी में साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसकी रिगरस जो है स्टडी कर रहे होते हैं, एविडेंस पे स्टडी कर रहे होते हैं, सिस्टमेटिक होती है हमारी स्टडीज़ और इम्पेरिकल भी होती हैं। उन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे डिटेल में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। रियल साइकोलॉजी इज स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम सूडो साइकोलॉजी। ये सूडो साइकोलॉजी बोला जाता है जहाँ पे सारे जो है ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हमें बताई जाती हैं। तो उसकी बात, इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। साइकोलॉजी मतलब प्रिडिक्टिंग फ्यूचर साइकोलॉजी का एक बहुत माइन्यूट सा हिस्सा है।
सबसे मेजर पार्ट यहाँ पे यही होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को एविडेंस बेसिस पे स्टडी किया जाए, ठीक है। तो साइकोलॉजी की शुरुआत होती है यहाँ पे बहुत सालों पहले, जहाँ से साइकोलॉजी ने जो है अपने कपड़े बदलना शुरू किया था, कपड़े बदलना। और साइकोलॉजी ने पूरे इतिहास में 4 बार अपनी पूरी जो है शक्ल बदली है, अपना पूरा जो है अपीयरेंस बदला है। उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले साइकोलॉजी को एक साइंस ऑफ सोल की तरह देखा जाता था, कि ये जो है आत्मा की, अपने सोल की स्टडी है, सोल का साइंस है। जो आगे चल के ये आइडिया रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो ये मानते थे कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल, धीरे धीरे ये पता चला कि सोल काफ़ी वैग्यू आइडिया है, काफ़ी मेटाफिजिकल आइडिया है, जो कि अनमेजरेबल है, ठीक है। ये काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो इसको फिर मेजर नहीं कर सकते ऐसा कुछ। इसमें क्या ही पढ़ेंगे हम लोग, वैसे आइडियाज होंगे, ये काफ़ी फिलोसॉफिकल थॉट्स हो जाते हैं। सो आगे चल के साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड के रूप में देखा जाने लगा। और साइंस ऑफ माइंड एक्चुअली, ये वाला आइडिया भी आगे चल के रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि माइंड काफ़ी इंटरनल और सब्जेक्टिव चीज़ है, उसको भी स्टडी करना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। और साइंस को हमेशा ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है कि साइंस एक्चुअली इज की जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हों, वो प्रूव की जा सके दूसरे लोगों के सामने भी। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ आपका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस ही हो। तो वो चीज़ों की जो है बात नहीं थी, इसीलिए जो है ये वाला साइंस ऑफ माइंड वाला आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया गया। एंड देन साइंस ऑफ कॉन्शसनेस की बात हुई यहाँ पे, कि ये साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है। अब यहाँ पे ये वाला आइडिया भी आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा आइडिया था ये साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, ये रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें आइडिया था वो उसने मेन चीज़ इग्नोर कर दी, अनकॉन्शसनेस की बात। जो जिसने सिगमंड फ्रॉड जैसे लोगों ने जो है साइको एनालिसिस वाली, अनकॉन्शसनेस वाली जो बात की थी, कि हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो है वो भी हमारी बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है, तो इसकी बात नहीं की थी इसमें, इसलिए ये वाला आइडिया भी रिजेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी ध्यान में नहीं रखा गया था, इसलिए भी ये आइडिया जो है रिजेक्ट हो जाता है। एंड देन फोर्थ आइडिया जो है हमारे सामने आगे आता है, जो वो था हमारा साइंस ऑफ बिहेवियर। अब ये साइंस ऑफ बिहेवियर ही आज जो है हमारा मेन फोकस होने वाला है, क्योंकि यही करंट डिफिनीशन है साइकोलॉजी का। साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की। तो इसीलिए साइकोलॉजी जो है, बोला जाता है कि साइकोलॉजी ने इतिहास में अपने 4 बार अपनी शक्ल बदली है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट्स कॉन्शसनेस। नाउ इट हैज़ ओनली बिहेवियर लेफ्ट विथ इट। तो ये वाली बात बोली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। साइकोलॉजी यहाँ पे जो है एक साइंस के रूप में देखा जाता है, कि ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे टर्म था कि रिगरस एविडेंस बेस्ड और सिस्टमैटिक स्टडी। इसका मतलब ये होता है ना कि इम्पेरिकल चीज़ तो ऐसी होगी जो कभी गेस नहीं की जा सकती है, उसको ऑब्जर्व या मेजर करना होगा। तो ऐसी चीज़ें सब्जेक्टिवली स्टडी करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली सॉरी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर सिस्टमैटिक स्टडी होगी, एक प्रोसेस होगा उसका। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो है अचानक से कुछ भी हो रहा है, कोई भी बीच में थॉट लेके आ जा रहा है, नहीं। जैसे अब हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस होती है, फिर जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कैलकुलेशन निकलता है, वैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली एक जो है हाइपोथेसिस लेके चलते हैं हम लोग। फिर मेजरमेंट की बात होती है, कि मेजरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है साइकोलॉजी में। तो ऐसी चीज़ें जो है साइकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए लेके आई थी साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे साइंस ऑफ बिहेवियर वाली बात आगे बढ़ती है। सबसे पहले हमारा बिहेवियर जो है कोई रैंडम चीज़ नहीं है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स कॉज बेस्ड फेनोमेनन, जहाँ पे कोई कॉज आता है, साथ में कोई कॉज होता है, कोई इनपुट होता है, और तब जाके आउटपुट निकलता है, कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल को कोई इनपुट मिलता है, जो इंडिविजुअल हम लोग हैं, बायो साइको सोशल इंटीग्रेशन बोला जाता है, बायो साइको सोशल इंडिविजुअल बोला जाता है वेस्टर्न साइकोलॉजी के टर्म्स में। जो इंडिविजुअल को जो है कोई कॉज दिया जाता है, कोई इनपुट दी जाती है, उसके तौर पे जो है कोई स्टिमुली के रिस्पांस में हमारा जो है कोई रिएक्शन या रिस्पांस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलता है, या तो अप्रोच बिहेवियर देखने को मिलेगा, या फिर अवॉइडेंस बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। काफ़ी इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है हम लोग का, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिकली जो है हम लोग
बिहेव कर रहे होते हैं। उसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं ही ऑफ कोर्स, बट सोशल फैक्टर्स भी है होते हैं वहाँ पे। और बिहेवियर जो है धीरे धीरे लर्निंग और अनलर्निंग से चेंज भी होता रहता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक, ऑफ कोर्स ये वाली बात तो की है हम लोगों ने। तो गोइंग अहेड, यहाँ पे बात होती है साइकोलॉजी एज ए साइंस की, जिसमें हम लोगों ने बात की कि ऑफ कोर्स इट्स एम्पेरिकल, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, मेजरमेंट होगा, कोई ओपिनियन नहीं होगा, कोई बिलीफ और इंट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। तो साइकोलॉजी इसीलिए एक साइंस है, इसीलिए एक बिहेवियरल साइंस है, क्योंकि अनलाइक फिजिक्स जो है, फिजिक्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स और वोलेटाइल ह्यूमन वेरिएबल्स पे डील करता है, साइकोलॉजी इज एम्पेरिकल, सिस्टमैटिक एक पैटर्न फॉलो करने वाले। जैसे मैंने आपको बताया ही, मेजरमेंट वाली बात हो गई कि ऑपरेशनल डिफिनीशंस भी लेके चलते हैं हम लोग। कितनी बार एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हम लोग को मिलता है। जैसे आप इमेजिन करिए कि हम लोग किसी के भूख को कैसे माप सकते हैं। भूख को माप सकते हैं हम लोग साइंटिफिकली, मेजरमेंट के तौर पे देख सकते हैं। कैसे हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि खाना जो है वो कितनी देर से नहीं खाया गया, कितने घंटों से उस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है। तो इसको इस तरीके से मेजर करके हम लोग आगे चल सकते हैं। फिलोसॉफिकल बैटलफील्ड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो कितनी कितनी अलग अलग जगहों में जो है बातें अलग अलग जो है स्कूल्स ऑफ थॉट देखने को मिलते थे। सबसे पहला तो इम्पेरिसिज्म, ये वाला थॉट था कि उसमें बोला जाता था कि मेन जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स ही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे हमारे बिहेवियर का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो आइडिया बेसिकली ये कहता था कि इफ़ वी कांट सी इट, इफ़ वी कांट टच इट और मेजर इट, इट्स नॉट रियल। इम्पेरिसिज्म में ये बात बोली जाती थी। ठीक है, कोर बिलीफ इसका यही था कि नॉलेज हमेशा जो है हमारे सेंस ऑर्गन से आती है, फिर हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है। और साइकोलॉजी में इसको एक इम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, इसमें ये ऐसे मेथड में इम्पेरिसिज्म वाले मेथड्स का सपोर्ट जो है बिहेवियरिस्ट लोगों ने किया, बिहेवियरिज्म वाले लोगों ने किया, जैसे कि हमारे वॉटसन जी थे, वॉटसन थे, और उसके बाद वुंड भी थे। वुंड भी मोस्टली जो है इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि इम्पेरिसिज्म हमारे सेंसेस जो है वो उन्हीं से हमारा नॉलेज जो है डिराइव होता है। इंडियन एनालॉजी का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि एक ए पर्सन हु रिफ्यूजेस टू बिलीव इन गॉड अंटिल दे सी अ फोटो शो मी द प्रूफ। एक ऐसी चीज़ जैसे भगवान में भरोसा रखना, भगवान में भरोसा कोई तभी करेगा जब वो फोटो उसको दिखेगा भगवान जी का, तो कि ये हैं भगवान जी, तब जाके वो बिलीव करेगा। तो ऐसे सेंसुअल एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है यहाँ पे कि वो सेंसेस अगर हम लोग को उसका फील करा पाई, तब जाके जो है एम्पिरिसिज्म, तब जाके हमारा नॉलेज वहाँ पे, वही उसी से नॉलेज, हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से ही हमारा नॉलेज गेन होता है, तभी हम उसको रियल मानेंगे। एक अलग यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट आता है, इसके बिल्कुल विपरीत जो है हमारा रैशनलिज्म। अब रैशनलिज्म वाले लोग ये कहते हैं, इनका मेन आइडिया यही है कि हमारे सेंसेस जो है हमें कितनी बार मूर्ख बना सकते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में हमें जो है दूर से एक मिराज दिख रहा होता है कि ऑफ कोर्स कि वहाँ पे पानी है, कि तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें धोखा देती हैं, हमारे खुद के सेंसेस हमें धोखा देते हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ अपने माइंड पे या सिर्फ अपने रीजन पे भरोसा नहीं कर सकते। हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि नॉलेज ऑल्सो कम्स फ्रॉम आवर रीजन, आवर रीजनिंग एबिलिटीज़ और मेंटल स्ट्रक्चर्स से जो है, लॉजिक से जो है नॉलेज आ रहा होता है, ना कि हमारे सिर्फ सेंसरी जो है एक्सपीरियंसेस से। नहीं, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ देयर, जहाँ पे हम लोग मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी है, जिसने ये प्रूव किया था कि हम लोग कितनी बार सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमको धोखा देते हैं। हम लोग कितनी बार जो है, एक बल्ब को जला दिया जाए लाइन बाय लाइन, 5 बल्ब चलते रहें, तो वो पाँचों बल्ब में से अगर कोई एक बल्ब बुझा भी होगा, 2 बल्ब बुझा भी होगा, तो फिर भी हम लोग को बल्ब्स का एक प्रॉपर लाइन दिखेगा। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये बल्ब बुझा है, वो बल्ब जल रहा है, वैसे वाला एक बल्ब्स वाला लाइन हम लोग देखेंगे वहाँ पे। जैसे बिरयानी वाली बात हुई थी कि हम लोग अलग-अलग मसालों की जो है, वो मसालों की अलग-अलग मसालों की स्वाद नहीं ले रहे होते हैं, हम लोग टोटल एक होल डिश का स्वाद ले रहे होते हैं। तो ये बातें भी हुई थी। करेक्टिंग द रिकॉर्ड, अब यहाँ पे विलियम वुंट जी के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन क्या था कि वुंट जी जो है, वो पहला लैब स्टार्ट किए थे
उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता था। 1879 में पहला लैब वो स्टार्ट किए थे साइकोलॉजी का। और विलियम वुंड जो है, वो कितनी बार बोला जाता है कि वो जो है ऐसा समझते थे कि लैब में ही सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स और साइकोलॉजिकल प्रूफ्स हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को बाहर जाने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। विलियम वुल्ट जो है वो आर्ग्यू किए थे कि लैब जो है वो काफ़ी लिमिटेड चीज़ें जो है वो कवर कर सकता है। ही बिलीव दैट हायर मेंटल प्रोसेसेस लाइक कल्चर एंड लैंग्वेज कुड नॉट बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली। वहाँ पे लैब में ऐसी चीज़ों का जो है पढ़ाई नहीं किया जा सकता है, और ऑफ कोर्स हम लोग को इससे बाहर निकलना होगा। यहाँ पे वो बात करते हैं वोकर साइकोलॉजी की। वोल्कर साइकोलॉजी, यहाँ पे वो कल्चरल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि द नेसेसरी कॉम्प्लीमेंट टू लैब साइंस। एक ऐसा टर्म जो है वहाँ पे वो प्रयोग करते हैं कल्चरल साइकोलॉजी का, कि आप जो है साइकोलॉजी को हर जगह पे नहीं यूज, लैब्स को हर जगह पे नहीं यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज अ लैब फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, यू मस्ट यूज वोल्कर साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी भी आपको देखनी होगी, जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज मिथ या कल्चर को स्टडी करेंगे इन नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। ठीक है, गोइंग अहेड हम लोग को दो अलग अलग थ्योरीज और देखने को मिलती हैं। पहला है द ग्रेट मैन थ्योरी, जो ये कहती है कि कोई एक व्यक्ति ने, कोई एक यूनिक जीनियस ने ही इतिहास की शुरुआत की थी। जैसे कि फ्रॉड, मान लीजिए कि फ्रेड जो है, वो सिगमंड फ्रेड जिनका साइको एनालिसिस वाला थ्योरी था, उन्होंने ही बहुत बड़ा जो है इसमें क्रांति लाई और वही उन्होंने शुरुआत कर दी। मान लीजिए कि मेंडल जो है, गिरगोर मेंडल, उन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत कर दी, और इसी से जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ी। अगर वो नहीं किए होते तो शायद वैसा कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। आगे चल के जो है एक और थ्योरी आई जो बिल्कुल इसके विपरीत थी, जिसको हम लोग जेटिस थ्योरी बोलते हैं। जेटिस थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जेटिस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आइडियाज़ हैपन व्हेन टाइम इज़ राइट। अगर आप सोचिए कि अगर फ्रॉड जो है वो उस समय जन्म नहीं लिए होते तो कोई और डिस्कवर करता वो साइको एनालिसिस वाली थ्योरी, या उनकी उनसे जुड़े हुए जो भी वो, अगर वो कल्चर रेडी होता तो वैसी चीज़ें वो इन्वेंट हो जाती, भले वो बिहेवियरिज्म हो, साइको एनालिसिस हो, या ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी हो, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हो, वो सारी चीज़ें इवॉल्व हो जाती। अगर वो कल्चर, वो टाइमिंग सही होती है तो वही चीज़ें दूसरे लोग भी कर देते हैं। ठीक है, गोइंग अहेड वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिज्म। अब पैराडिज्म जो है थॉमस कुन का एक कॉन्सेप्ट है। अब थॉमस कुन के कॉन्सेप्ट पैराडिज्म का मतलब है कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, ऐसी चीज़ जिस पे सब लोग एग्री हो जाएं, पूरा वर्ल्ड जो है एक चीज़ को मानने लगे कि हाँ भाई ये बातें सही हैं, ये सारा जो है यूनिवर्सल कोई रूल आ जाए, वैसी चीज़ हो। तो नहीं, पैराडिज्म जो है साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, पर वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सत्य जो है वहाँ पे वो भी बता रहे होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का स्टेटस जो है अभी के तौर पे प्री पैराडिज्मेटिक है, जिसका मतलब है कि वो कलेक्शन है अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट, अलग अलग वेरिंग स्कूल्स का, भले वो बिहेवियरिज्म हो, साइको एनालिसिस हो या ह्यूमनिज्म हो। ठीक है, तो अभी जो है पैराडिज्म का मतलब आपने समझ लिया, और साइकोलॉजी प्री पैराडिमेटिक है, ये बातें भी आपने जान ली। तो चलिए अब यहाँ पे बात होती है कि दो अलग अलग यहाँ पे फिर से चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। साइकोलॉजी वेस्ट में जनरली ये ऐसा देखा जाता है, इंडिविजुअलिज्म को स्टडी की जाती है यहाँ पे, कि वहाँ पे फोकस होगा टोटल एनाटॉमी पे, पर्सनल डिजायर्स पे, मी इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअलिज्म पे स्टडी की जाएगी। वेस्टर्न साइकोलॉजी का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमें खुद को जानने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए ही पूरी स्टडी होती है साइकोलॉजिकल मैटर पे। और ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू हमारा ईस्टर्न एक्सपेंशन, जो कि वो बात करता है हमारा इंडियन साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात होती है कि ये साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट अस। ये जो है हमारे होलिज्म को स्टडी करने का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग हार्मनी, ड्यूटी, अपनी ड्यूटी और रिलेशंस उसको भी स्टडी करें, ना कि सिर्फ जो है एक मी एज ए इंडिविजुअल पे। और यहाँ पे सेल्फ की जब भी बात होती है तो सेल्फ में पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो इंक्लूड होता है। हिंदुइज्म, होलिज्म की जो बात हो है यहाँ पे वो उसकी। साइकोलॉजी कैन नॉट अप्लाई वेस्टर्न थ्योरी ब्लाइंडली टू
इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए हम लोगों ने जो है आगे बढ़ाया है इस होलिज़्म के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सारे वेस्टर्न थ्योरी जो है ऐसे अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, काफ़ी अलग होगा ये। साइकोलॉजी इन इंडिया वो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स का इंडिया में वापस ले आना, इंडिया में उनको ले आके पढ़ाना। इसका मतलब है साइकोलॉजी इन इंडिया। बट इंडियन साइकोलॉजी इज़ द कॉन्सेप्ट दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम आवर एंशिएंट फिलॉसफी, जो टोटली जो है इंडिया से निकली हुई है। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद बात होती है अलग अलग धर्मों के विचार की यहाँ पे, कि वो किस तरीके से जो है इस साइकोलॉजी को या सेल्फ को, इंडिविजुअलिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ होती है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी इंडिविजुअलिज्म पे, मी, माई गोल्स, माई सक्सेस पे फोकस कर रहा था, जबकि ईस्टर्न साइकोलॉजी या इंडिया में होलिज्म की बात की जा रही थी। यहाँ पे आई नहीं था, यहाँ पे वी था। यू कैन नॉट अप्लाई वेस्टर्न साइकोलॉजी ब्लाइंडली टू एन इंडियन ग्रैंड मदर, ऐसी बात बोली जाती है अलग अलग जो है किताबों में, कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि जो है भारतीय जगहों पे, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हर वेस्टर्न थ्योरी को ले आके अप्लाई कर दे और सही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हिंदुइज्म की बात होती है। हिंदुइज्म कैसे देखता था साइकोलॉजी को, यहाँ पे सोर्स हम लोग को देखने को मिलता है उपनिषद और वेदांत से। हमने पता किया है, हमने पढ़ने के बाद आपको जो है पता होगा कि एक बिग आइडिया है हमारे उपनिषद में, वेदास में, कि एक्चुअली में हम एक इल्यूज़न में रहते हैं कि हम अलग हैं पूरे इस यूनिवर्स से। नहीं, तो ये एक इल्यूज़न है जिसको उपनिषद में, वेदास में माया बोला गया है, कि हम लोग बस ये इल्यूज़न पाल के रखे हैं कि आप और यूनिवर्स अलग अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम ही हैं। इक्वेशन में बोला जाता है कि आत्मन, इंडिविजुअलिज्म, सोल जो है वो ब्राह्मण है, यानी पूरा जो है ब्रह्मांड है। इक्वेशन यहाँ पे ये हो गई। गोल जो है हमारे हिंदुइज्म के अनुसार होता है सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि यूनियन विद द होल, हम ये रियलाइज कर पाए कि हम जो है ब्रह्मांड और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जबकि ये वेस्टर्न साइकोलॉजी में बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पहचानें, वैसे वाली चीज़ आप खुद को इवॉल्व करें, खुद को और बेहतर बनाएं। वैसी चीज़ जो है बिल्डिंग द ईगो को और ज़्यादा तैयार करने की बात होती है वेस्टर्न साइकोलॉजी में। लेकिन ईस्टर्न साइकोलॉजी में, हिंदुइज्म में इसका बिल्कुल विपरीत कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें हम लोग यूनिवर्स और खुद को एक दूसरे के साथ एक मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं। यहाँ पे अलग अलग मेथड्स देखने को मिलते हैं। हिंदुइज्म में बोला जाता है कि आप कंट्रोल करें अपने डिजायर्स का, आप जो है मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को फॉलो करके आप जो है अपने डिसेप्टिव सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेंसेस आपको अलग अलग इस दुनिया की अलग अलग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझा के रखती हैं, उससे आप पार पा सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल करने का यहाँ पे डिजायर्स को कंट्रोल करने की बात बोली जाती है। सिर्फ ये नहीं बोला जाता अपने अपने सेंसेस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ये बोला जाता है हिंदुइज्म के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी। बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा आइडिया है जिसको हम लोग बोलते हैं अनंतता। अनंतता, ठीक है, अनंतता वाली बात होती है। अनंतता का मतलब होता है कि देयर इज़ नो परमानेंट सेल्फ। बुद्धिज़्म के अनुसार ये बात बोली जाती है कि कोई परमानेंट सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है। बस हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अलग-अलग बंडल है हमारे प्रीवियस मेमोरीज़ का, हमारे प्रीवियस बंडल ऑफ हैबिट्स का, वही साथ में एक आती है और वही हमारी पर्सनैलिटी बनाती है। जैसे-जैसे वो हैबिट्स बदलेंगे, जैसे-जैसे वो मेमोरीज़ और ज़्यादा अलग-अलग होंगी, हमारी पर्सनैलिटी भी जो है डिफ़र करती जाएगी विद टाइम। तो ये बात बोली जाती है। यहाँ पे जो है ये भी बात बोली जाती है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो है बिहेवियर, वो कहीं न कहीं डिटरमाइन किया जाता है हमारे एनवायरनमेंट से। जो भी पैरेलली चीज़ें चल रही होती है, पैरेलल्स मॉडर्न बिहेवियरिज्म, ये वाली बात हमारे यहाँ बोली जाती है बुद्धिज़्म में। गोल, और बुद्धिज़्म में गोल, सबसे बड़ा गोल देखा जाता है कि आपको जो सफ़रिंग है वो ख़त्म करना है।
एंडिंग द डिजायर। यहाँ पे जैसे हिंदुइज्म में बात की गई, वैसे ही यहाँ पे भी बोला बोला गया। हिंदुइज्म में भी बोला गया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप जो है एक दूसरे अपने अपने ब्रह्मांड को और खुद को एक साथ मानिए। लेकिन यहाँ पे वो अलग चीज़ बोली गई कि आप जो है एंड ऑफ द डे आपको सफरिंग ख़त्म करना है, आपको अपने डिजायर्स ख़त्म करने हैं, तभी आपकी सफरिंग, आपकी जो है दुख पीड़ा चीज़ें ख़त्म होंगी। जैनिज्म में ये बात बोली जाती है। वहाँ पे एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जिसको अनेकांत वेदा बोला जाता है। अनेकांत वेदा, इसका मतलब होता है कि रियलिटी जो है वो उसके मेनी साइड्स हैं, ऐसा सिंगल साइड एग्जिस्ट नहीं करता है कि सिर्फ एक जो है थ्योरी, सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट्स को सही मान लें हम लोग, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें बात की जाती है एक एग्जांपल की, कि मान लीजिए कि 7 लोग थे, सातों लोग जो है उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और फिर उनको एक हाथी को छूने को बोला जाता है। तो हाथी को अगर कोई आगे से छुएगा तो उसको लगेगा कि ये तो सांपनुमा है, अगर कोई पैर छुएगा तो उसको लगेगा कि खंबा है, अगर कोई पीठ छुएगा तो उसको लगेगा, पेट छुएगा तो उसको लगेगा कि ये तो दीवार है, पूँछ छुएगा तो उसको लगेगा कि कुछ रस्सी है, वैसी वाली चीज़। तो ये सारा अलग-अलग चीज़ है, अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट, ये सारी अपने-अपने जगह पे सही है, बट कोई भी एक ट्रू सिंगल व्यू एग्जिस्ट नहीं करता है जो पूरा सच हमें बता दे। तो अनेकांत वेदा में ये बात को बोली जाती है। फिर बात आता है कन्फ्यूशियनिज़्म की, जो हमारे चाइनीज़ ट्रेडिशंस में आते हैं, और ताओइज़्म की। ये 2 अलग-अलग चाइनीज़ ट्रेडिशंस की भी बात होती है। कन्फ्यूशियनिज़्म में बोला जाता है कि आपको फ़ोकस करना चाहिए इस सोसाइटी के सोशल ऑर्डर पे। इस सोशल ऑर्डर पे जहाँ पे आपको फैमिली और अपनी ड्यूटी का ध्यान में रखना चाहिए, फैमिली हायरार्की का ध्यान में रखना चाहिए। एक आइडियल पर्सन जो है हमेशा ट्रस्टवर्दी होगा, लॉयल होगा, और ये कहीं न कहीं हमारी इंडियन फैमिलीज़ के जैसा ही है कि आपको पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना है, ना कि खुद को, ठीक है? तो वो वाली बात है। फिर बात आता है ताओइज़्म का। ताओइज़्म में क्या बोला जाता है कि आपको नेचर को, इस यूनिवर्स को फ़ोकस में लेके चलना है, ठीक है? उसके साथ-साथ उसी के फ्लो के साथ बहते रहना है, ना कि खुद ओवरथिंक करते रहें, ना कि खुद जो है नेचर को कॉन्कर करने की कोशिश करें, ऐसा ना करें। हम लोग को विदाउट ओवरथिंकिंग नेचर के साथ फ्लो करना, टू फ्लो विद द यूनिवर्स, ये बात बोलता है ताओइज्म। अनलाइक द वेस्ट, बोथ एम्फेसाइज ऑन हार्मनी ओवर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नेचर। नेचर को जो है जीतने के तथ्य जो हम लोग के सामने वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो लेके आता है, उसके बिल्कुल विपरीत ये एम्फेसाइज करते हैं हार्मनी पे, पीस पे, शांति पे, ठीक है? अब यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट का थोड़ा-सा हम लोग जो है एक आइडिया देख लेते हैं। इसको हम लोग 4th अपने लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न साइकोलॉजी का एक जो है डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में देखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे भी समझ लेते हैं हमें। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को स्टडी की जाती है, जबकि ईस्टर्न साइकोलॉजी में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, रिलेशनल पर्सन, एक कनेक्टेड पर्सन को जो है स्टडी की जाती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में सिर्फ एक इंसान होता है, जबकि वो ही इंसान अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अपने धर्म को, कर्तव्य को निभा रहा होता है, उसकी स्टडी की जाती है। गोल ऑफ लाइफ क्या होता है वेस्टर्न साइकोलॉजी में? अपने सेटिस्फेक्शन, डिजायर के सेटिस्फेक्शन की बात की गई है, कि अपने सारे डिजायर्स को सेटिस्फाई करो, अपने सारे जो भी डिजायर्स हैं उनको सेटिस्फाइड करो। जबकि इंडियन साइकोलॉजी में कंट्रोल ऑफ डिजायर्स की बात होती है, ट्रांसकेंडेंस की बात होती है, ठीक है? यहाँ पे वेस्टर्न साइकोलॉजी में देखा जाता है कि आप जो है नेचर को कॉन्कर करिए, मास्टर करिए खुद को, जबकि ऐसा नहीं है। ईस्टर्न साइकोलॉजी में, इंडिया में देखा जाता है कि आप जो है लीव्स विथ हार्मनी, वो आपका ये इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, कि आप जो है खुद शांति से रह पाएँ, वो इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप नेचर को कॉन्कर करने निकल जाएँ। अप्रोच यहाँ पे ये है, वेस्टर्न साइकोलॉजी का अप्रोच है कि एनालिटिकल अप्रोच है, काफ़ी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके स्ट्रक्चर्स में अलग-अलग जो है स्पेयर पार्ट्स में डिटेल स्टडी की जाए। जबकि इंडियन ईस्टर्न साइकोलॉजी में पूरी चीज़ को एक साथ देख के पढ़ने का जो है वो बात बोला जाता है। नॉलेज सोर्स यहाँ पे वेस्टर्न साइकोलॉजी का ऑब्जर्वेशन है, जबकि ईस्टर्न साइकोलॉजी में नॉलेज सोर्स जो है वो इनर रिफ्लेक्शन है, मेडिटेशन है, वैसी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 अलग-अलग जो है चीज़ों की बात की हमने। वेस्टर्न साइकोलॉजी जो एक माइक्रोस्कोप की तरह जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रेक डाउन करके देख देख रहा होता है,
जैसे कि न्यूरॉन्स या फिर जो है अलग-अलग बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज़म्स वो वाली, जैसे पैथोलॉजी लैब में होता है। जबकि ईस्टर्न साइकोलॉजी हमारा हिंदुइज़्म या फिर इंडियन साइकोलॉजी, वो जो है इसको टेलीस्कोप के व्यू से देखता है, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देखना। वो स्पेस को अलग-अलग, जैसे अलग प्लैनेट्स को अलग, स्टार्स को अलग वैसे नहीं देखता। वो सबको एक साथ एक स्पिरिचुअल हार्मनी के साथ देख रहा होता है। और एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें ये दोनों नज़रियों का ध्यान में रखना होगा कि हम लोग दोनों तरीकों से चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है? तो गोइंग अहेड, इस वाले लेक्चर में हमने क्या-क्या चीज़ें बात की। सबसे पहले इवोल्यूशन देखा साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल से एक वैग्यू आइडिया से कैसे इवॉल्व हुई, साइंस ऑफ सोल से वो कैसे जो है साइंस ऑफ माइंड बनी, फिर साइंस ऑफ कॉन्शसनेस बनी, और एंड ऑफ द डे वो जो है साइंस ऑफ बिहेवियर पे आके टिकी हुई है हज़ारों वर्षों से अभी। ठीक है? सॉरी, हज़ारों वर्षों से नहीं, ऑफ कोर्स जो है ये रिसेंट टाइम्स में हुआ है, जहाँ पे साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पे माना जाता है। ठीक है? साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है जो कि एम्पिरिकल एविडेंस पे चलती है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस पे चलती है। हिस्ट्री में देखा गया कि ऑफ कोर्स हिस्ट्री में जो है दो अलग-अलग चीज़ों की बात की हमने, जेटिस्ट थ्योरी, जेटिस्ट थ्योरी, और फिर जब ग्रेटमैन थ्योरी उसकी बात की थी, वैसे-वैसे अलग-अलग थ्योरीज़ की बात की, कैसे साइकोलॉजी जो है इवॉल्व होते आई। हाँ, कैसे अलग-अलग जो है थ्योरीज़ यहाँ पे सामने आई। फिर हमने बात की थी कि कल्चरल कल्चरल वे में देखा जाए तो कैसे अलग है वेस्टर्न साइकोलॉजी ईस्टर्न साइकोलॉजी से। जहाँ पे वेस्ट में बात की जाती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, जो किसी पे डिपेंडेंट वैसे वाली चीज़ नहीं, एक इंडिविजुअलिज्म की बात होती है वहाँ पे, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की बात होती है वहाँ पे। और फिर ईस्टर्न साइकोलॉजी में हमने देखा कि होलिज्म और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट की भी बात होती है यहाँ पे। ठीक है? तो ट्रू मास्टरी इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द एनालिटिक रिगर ऑफ वेस्ट विथ द होलिस्टिक विजडम ऑफ द ईस्ट। ये वाली बात आपने समझ ली। तो यहाँ तक हम लोग का जो है फेज़ 2 कंप्लीट हो जाता है।